आज हम गाजीपुर आप देख रहे हैं कि किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ बहुत तादाद के अंदर यहाँ किसान है और इन्हें हर एक जगह से समर्थन मिल रहा है, पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है। समर्थन ही नहीं, यहाँ लोग आके सेवा भी कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर से जो कि हमारे बीच में आए हुए हैं, आप ये बैनर देख रहे हैं और मैं बैनर दिखा रहा हूँ, उनके पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। आज इनको लगातार 18वां दिन हो चुका है। बारिश के अंदर, कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसान क्या मांग रहे हैं इन सरकार से, सरकार क्यों नहीं दे रही है, दूसरा जो मांगा नहीं जा रहा उसको थोप रही है। तो हमारे बीच में कुछ साथी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर रावत है। रावत जी, ऐसा किसानों ने क्या मांग लिया जो सरकार जो इनको नहीं दे रही है? किसानों ने तो केवल अपना हक ही मांगा है, जो वो मेहनत से पैदा करते हैं और उसकी कीमत जो होनी चाहिए वो केवल वही मांग रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार जो है किसानी को पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रही है, इसलिए वो उन्हें उनका हक देने को तैयार नहीं है। वरना किसान ने क्या मांगा है? अपना हक ही तो मांगा है। लेकिन बार बार ये आ रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कह रहा है कि 70 साल पुरानी जो किसानों की मांग थी एमएसपी को लेके या जो 3 बिल को लेके, हमने वो दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा है। नहीं, देखिए, ये सरकार जो बात जो बोल रही है ये बात पूरी झूठ बोल रही है। किसानों ने अभी तक जो मांग की है उनके लिए सबसे वाजिब रिपोर्ट जो है स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको किसानों ने कहा था लागू करो, उसको तो सरकार ने लागू नहीं किया। अब सरकार ने बिना किसी किसानों से सलाह मशविरा किए जो ये बिल लाए हैं, और वो भी कोरोना काल में लाए हैं, बिना किसानों से सलाह मशवरा किए, वो तो किसानों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, बल्कि वो तो किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे। तो इसे किसान कैसे मान सकता है? तो क्या कारण है कि इतने दिन, लगातार 18 दिन हो गए हैं और इतनी हठधर्मी अपनाई जाती है कि पहले चाहे 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें या रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें, सरकार पीछे नहीं हटती है। देखिए, सरकारें जो हमारी आज की केंद्र सरकार है वो जिन अदानी अंबानी के इशारे पर, जिन अदानी अंबानी के पैसे से सत्ता में आई है, उसको ये पता है कि हमें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनके इशारे पर आई है, उनके लाभ के लिए काम करने आई है। और ये जो कृषि बिल लाई है, ये निश्चित तौर से कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये समझ सकता है कि इस कृषि बिल से अदानी अंबानी के लिए भरपूर फायदा होगा। किसान जो है वो पूरा नष्ट हो जाएगा और साथ में जो गरीब मजदूर है उसको भी तो जो है दिक्कत होने वाली है। तो ये पूरे देश की जनता के ऊपर चोट है। लेकिन दूसरी तरफ अदानी अंबानी को भरपूर मुनाफा देने के लिए बिल लाया गया है, इसीलिए सरकार नहीं मान रही है। बिल्कुल सही बात है कि जो पूंजीपतियों लोगों को ये सहयोग दे रही है, उनको आगे बढ़ाइए। विजय कुमार जी, जिस तरीके से आप आए दिन आंदोलन करते हैं, आपने काली पट्टी बांधकर पूरे भारतवर्ष का समर्थन किया था, आंदोलन का समर्थन किया। मैं नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष विजय कुमार। अभी 8 तारीख को जब भारत बंद का आह्वान हुआ था किसानों के पक्ष को लेते हुए, तो हमारे हेल्थ सेक्टर में दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के अधीनस्थ, उन सभी में ये आह्वान किया गया था कि काले बिल्ले लगाकर किसानों के समर्थन में किसानों की तीनों मांगों को वापस लेने के लिए हम काले बिल्ले लगाएंगे। और दिल्ली के सभी अस्पतालों में 8 दिसंबर को काले बिल्ले लगाकर किसानों के समर्थन में हमने ये मुहिम पूरे हेल्थ सेक्टर में चलाई थी। और इसमें बहुत से हेल्थ सेक्टर हमारा किसानों के साथ है, और क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ जुड़ा हुआ है किसान आंदोलन, क्योंकि बिना किसानी के, बिना खेती के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और एक किसानों के लिए एक ये और है कि किसी टाइम एक ये हुआ था कि जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने नारा दिया था, उस नारे को बिल्कुल ही नस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। अब किसान और जवान को आमने सामने सरकार ने कर दिया है, जबकि होना ये इसलिए किया गया था क्योंकि किसान एक बॉर्डर पे अपने देश की सुरक्षा के लिए वो था, और किसान उनके लिए अन्न पैदा कर उनको एक शक्ति प्रदान करता था।
एक बॉर्डर में था तो एक खेती में था। तो विजय कुमार जी जिस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो नेता हैं या जो मंत्री हैं वो इनको किसान नहीं समझ रहे हैं, कह रहे भाई तो बहका के बैठा दिया गया है और ये जो है आतंकवादी ने घोषित कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो अगर हम लोग इस देश के नागरिक अब भली भांति समझ रहे हैं कि जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो जनता के किसी भी जायज आंदोलन को, उस आंदोलन का जवाब नहीं दे पा रही है, बल्कि उसे जो है हिंदू, मुसलमान, अरबन नक्सली, पाकिस्तानी, चीनी इस तरीके से बदनाम कर रही है। और इसके साथ साथ जो एक हिंदूवादी जो दर्शन है, उस हिंदूवादी दर्शन में देश की जनता पे फूट डाल रही है, हिंदूवादी दर्शन अपना के, जबकि ये सारे मुद्दे देश की जनता के हैं। देश की जनता इन पे एकजुट है और मुझे पक्का भरोसा है कि ये देश की जनता एक साथ मिलकर ही सरकार को इसका जवाब देगी। जब ये कांग्रेस इस बिल को लेके आ रही थी तो स्मृति ईरानी बार बार चूड़ियां दिखाती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां देती थी और इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध करा और इतने बड़े पैमाने पे विरोध किया कि सरकारी संपत्ति को भी नष्ट किया गया। लेकिन आज उसी बिल को लाकर ये किसानों पे थोपा जा रहा है, जबकि किसान नहीं मांग रहे हैं भाई जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दो। देखिए, असल में ये जो है बीजेपी जो सत्ता में आई है वो सत्ता में अपने अदानी अंबानी अपने आकाओं से ये कह के आई है कि कांग्रेस ने 70 साल में जितना आपको फायदा पहुंचाया है इससे कई गुना ज्यादा फायदा हम पहुंचाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस जिन चीजों को लाने की कोशिश करती थी और बाद में डर भी जाती थी, पीछे हट जाती थी, मोदी उससे कई गुना तेजी से उन सारी चीजों को ला रहे हैं जो जन विरोधी हैं और साथ में जनता के दबाव से पीछे हटने में भी उन्हें शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर उनके आकाओं का, अदानी अंबानी टाटा बिरला का हाथ उनके ऊपर है और उनकी सरकार उनसे चल रही है और इसीलिए वो देश में लोकतंत्र का खात्मा करके जनता की भावनाओं को कुचल के वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं देश की जनता जब भी मौका मिलेगी इस सरकार को इसका जवाब देगी। तो क्या जिस तरीके रोजनागी कभी जावड़ेकर कभी नरेंद्र तोमर जी तरह तरह के टोन्स कसते हैं, तरह तरह की रूमर फैला रहे हैं कि भाई अभी जो बिल है जो एमएसपी पे हम किसी भी एक भी क्षण या एक भी सूद हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं देखिए, ये तो असल में बहुत छोटे गुर्गे हैं, ये जिनके पालतू हैं। ये तो मीडिया में भी आ रहा है कि जब वो किसानों से मीटिंग कर रहे हैं तो हर एक मिनट में पीछे जाकर फोन करते हैं। ये तो अपने आकाओं को फोन कर रहे हैं कि किसान अब अड़ गया है, अब ये कृषि बिल वापस लेने की बात कर रहा है, बताओ जी अगर आप कहो तो हम एमएसपी के बारे में हाँ कर दें। तो ये तो अपने आकाओं से पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन जब जनता का आंदोलन होता है तो अच्छी अच्छी ताकतें जो है हवा में उड़ जाती हैं। अदानी अंबानी और उनके ये गुर्गे, ये उनके पालतू, ये कोई देशभक्त नहीं है। ये देश की जनता को कुचल के ये अपने को देशभक्त साबित कर रहे हैं। ये इतना किसान जो यहाँ बैठा है उसको खालिस्तानी अरबन नक्सली कह के ये अपने को देशभक्त कह रहे हैं। ये कभी भी देशभक्त नहीं है। देशभक्ति किसी की देखनी है तो आप इस कैमरे में देखिए, जो लोग यहाँ खड़े हैं अपने काम धंधा छोड़ के किसानों के समर्थन में, ये हमारे किसान जनता यहाँ आई हुई है, ये है असली देशभक्त, ये है असली देश की जनता। विजय कुमार जी, जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है अभी तक 10 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है कि कोई भी आंदोलन हो उसके लिए पूरी सुरक्षा, पूरी तैयारी सरकार को करने का ये संविधान में ये प्रावधान है और ये जिम्मेदारी सरकार को इसके लिए लेनी ही चाहिए। और ये उनका एक जनता के प्रति, किसानों के प्रति, वैसे तो वो किसानों की कोई भी मांग मान नहीं रही है। निजीकरण की मांग जो सबसे खतरनाक है वो ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए खेती में ही है। अब उनको लग गया कि खेती जो है 12,000 अरब रुपए का एक जो वो है इस कोरोना काल में एक खेती ही ऐसी थी, सारे बिजनेस से बंद हो गए, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ नुकसान में चले गए, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन किसानी इस फली फूली और पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत देश 6ठे नंबर पर आता है निर्यात करने में, खेती की उपज पैदा करने में। और यही इनको पहले ये लगे थे हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट करने में, हेल्थ सेक्टर में इनको कामयाबी पूरी तरह से नहीं मिली। अब इनको फ़ायदा टाटा अंबानी और बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने अब ये खेती को किया है कि खेती अगर हमारे कब्जे में हो जाती है तो हमारे जो 23
करोड़ राशन कार्ड है वो सीधे के सीधे टाटा अंबानी के पाले में चले जाएंगे और वो अपने तरीके से पूरे देश को चलाएगा। सरकार का तो एक नाम है, लेकिन मुझे और सभी को ये लगता है कि ये कॉरपोरेट घराने ही पूरे देश की बागडोर को चला रहे हैं और सरकार के ऊपर हमेशा प्रेशर बनाए रखते हैं। प्रेशर सरकार उसी के हिसाब से काम करती है, उन्हीं के हिसाब से काम करती है। रावत जी, चलते चलते मैं जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक नए पार्लियामेंट के भूमि पूजन किया है, क्या इस दौर के अंदर जो पूरे देश तबाही में है, भारत तबाही में है, अर्थव्यवस्था हमारी माइनस जा रही है, क्या ये शोभनीय कार्य किया है या मतलब इसकी जरूरत थी? देखिए, ये तो कोई भी जो है एक समझदार आदमी कहेगा कि जब पूरे देश की इकोनॉमी नीचे है, जनता संकट में है, जनता को राहत देने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, तो ऐसे समय में एक इतने बड़े शिलान्यास को करने की, आगे ले जाने की ज़रूरत क्या है? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षी महाराज नहीं कहा है कि बीजेपी अगर 2019 में जो है सत्ता में आ जाएगी तो उसके आगे किसी चुनाव या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब देश में राम राज आ चुका है, इनके हिसाब से जब देश में राम राज आ चुका है और लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए संसद जो बनाई जाती है, ये उसको क्यों बना रहे हैं? ये ब्रिटेन देखिए, फ्रांस देखिए, जिनकी संसदों को 100 साल हो गए हैं, उनमें इतना बेहतर काम हो रहा है, उन देशों में वो इतना आगे विकास कर रहे हैं, उन्होंने तो नई संसद नहीं बनाई। असल में जनता के पैसे को आलतू फालतू जगह लगाकर विवादास्पद मुद्दों को बनाते हुए जनता के सामने देश की झूठी छवि रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी एक से एक काम करते रहते हैं। वो 3 तलाक बिल हो, वो धारा 370 हो, वो कोई और भी चीज हो जिससे जनता का ध्यान भी हटे और जनता आपस में उलझी भी रहे। रावत जी, जनता के लिए तो कोविड है ना, कोरोना बीमारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां जनता के ऊपर तमाम तरह का प्रतिबंध है, सरकारी विभागों के ऊपर खर्चे पे तमाम तरह की रोकें हैं, वहां पे एक इतना बड़ा खर्चा पैदा करना नए संसद को बना के, ये क्या औचित्य है? ये बात आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है इस समय करने का। जी, तो क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से जो इन्होंने नीम का निर्माण किया है और ये बहुत ही सबसे महंगी बिल्डिंग बनने जा रही है? देखिए, ये जो करने जा रहे हैं वो जनता का ध्यान भटकाने और इकोनॉमी को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी जहां तक भी है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ वहां पर लोकतांत्रिक मर्यादाएं उनके पास बची हुई हैं, कहीं कहीं वो भी प्रश्न के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी जनता का भरोसा उन पे है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक दिया है, उन्होंने कहा है आप कागजी कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस समय पे, इतने संकटग्रस्त समय में आप नए संसद निर्माण के क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। विजय कुमार जी, जिस तरीके से नई बिल्डिंग का अब इन्होंने भूमि पूजन किया है, दूसरी बात यह है कि आज पूरा देश त्राही कर रहा है, निजीकरण की तरफ जा रहा है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जब इस तरीके की कोई भूमिका होती है, अभी इन्होंने अपना 45% टीएडीए बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने, अभी आपको पता होगा, सरकारी सेक्टर में डीए तक फ्रीज कर दिया है, देना तो दूर की बात है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस को ख़त्म करती जा रही है। और इस किसानों के इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए, पलटने के लिए इन्होंने ये पार्लियामेंट का शिलान्यास करना, जिसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्चा ऐसे टाइम में, जबकि सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और ऐसे कामों के लिए उसके पास सारा पैसा है, जबकि पार्लियामेंट अभी हमारा ऐसा नहीं है कि भाई उसको रिकन्स्टिट्यूट, पहले बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और इसके जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो ऐसे कामों के लिए पैसा क्यों आ जाता है? मोदी जी का जो सभी जगह पे अपना एडवर्टाइज करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, जितना कि पूरा 5 साल में इतना खर्च कर चुके हैं कि पूरा देश दोबारा से बसाया जा सकता है, और उसी काल में वो किसानों को, जनता को, कर्मचारियों को, हेल्थ कर्मचारियों को, किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इस ओर सोचना पड़ेगा। अगर सरकार ने इस ओर नहीं सोचा तो जनता उनको उससे उतार फेंकने के लिए तत्पर है, और आने वाले समय उसके सामने ये दिखा देंगे कि भाई जनता की ताकत ज़्यादा है या नेताओं की ताकत ज़्यादा है।